नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। पिछले 2 दिनों से दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। दूसरे दिन का सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कुल 3 बार सदन की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष के हंगामे और विरोध प्रदर्शन के कारण हर बार कुछ मिनटों में ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच हो, एसआईआर को लेकर विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों के अंदर और बाहर विरोध किया। हंगामे के बाद सदन को आज के लिए स्थगित किया गया था। ठीक 11 बजे संसद की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। सरकार तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। तय नियम और समय के तहत चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष फिर भी हमलावर है। मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में अगले हफ्ते चर्चा होगी, जिसका समय 25 घंटे तय किया गया है। लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9। इसके अलावा लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पर 12 घंटे चर्चा होगी। इंडियन पोस्ट बिल पर लोकसभा में 3 घंटे चर्चा होगी। नेशनल स्पोर्ट्स बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। मणिपुर बजट पर 2 घंटे चर्चा होगी। सवाल यह है कि जब सरकार ने समय तय कर दिया तो आखिर संसद में हंगामा क्यों हो रहा है? क्या आज भी संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी और संसद के मानसून सत्र में हंगामा कब तक होगा? क्या विपक्ष एजेंडा बना रहा है हंगामे को? क्योंकि हर बार संसद से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो कमोबेश स्थिति जो है वो वैसी ही है जो पहले दिन थी। आज तीसरा दिन है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ आलोक वत्स जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्ल्यारकर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ पूजा मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ किशोर कुमार जुड़ेंगे, जेडीयू के प्रवक्ता। और हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन पहला सवाल शिवानंद जी आप ही से होगा। सदन चलने काहे नहीं दे रहे? चलने दीजिए ना, सब कुछ तो आपको मिल गया। आप कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है। चलने दीजिए संसद, काहे नहीं चलने दे रहे हैं आप लोग? अनम्यूट करिएगा शिवानंद भाई। गुड मॉर्निंग आशीष जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। सब 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 पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, पहलगाम अटैक होने के बाद 2 बार बिहार जाके प्रचार किया, मुंबई में आके प्रोग्राम करते हो, एक्टर के साथ फोटो खींचते हो, केरल में जाके प्रोग्राम लेते हो। अरे भाई, पहलगाम क्यों नहीं गए? 2 बार हमने सर्वदलीय बैठक बुलाया था, उसमें भी भाग गए मोदी साहब। कहीं मीडिया में भी नहीं आ रहे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे। अगर आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी दम है तो मेरे साथ भी डिबेट कीजिए। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ आशीष जी। युवा युवती पूछ रहे वो 4 आतंकवादी कहाँ गए? जमीन खा लिया? किसने खाया? किधर हुआ? डोनाल्ड ट्रम्प आज भी बोल रहे 24 बार, डोनाल्ड ट्रम्प हु आर यू? सीज फायर मोदी साहब ने क्यों नहीं वो बोल रहे मैंने धमकाया, मैंने सीज फायर मैंने करवाया। डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे आदरणीय देश के पंतप्रधान विशेष सत्र लेने के लिए, उस टाइम हमने बोला था सदन लेने के लिए, उस टाइम भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, भाग गए और विशेष सत्र नहीं लिया। दूसरी बात, अगर मानसून सत्र सदन लेना है तो आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी विदेश दौरा क्यों रखे? ये जानबूझ के प्लानिंग है सर। ये लोगों में हमेशा डराना धमकाना, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एसआईआर, चुनाव आयोग हाथ में लेके नरेंद्र मोदी ईवीएम बिना इलेक्शन नहीं जीत सकते। नहीं, लेकिन शिवानंद जी ये बताइए, लोकसभा में 16 घंटे तय हो गए, राज्यसभा में 9 घंटे तय हो गए। माना यह जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है वो सदन में जो है ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी, तो बाकी अब 3 दिन जो बचे हैं, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन 3 दिन तो सदन चलने दीजिए। तमाम बिल हैं वो पास होने दीजिए। 15 बिल हैं। आशीष जी सदन चलना चाहिए। सदन लोकसभा हो विधानसभा हो। राज्यसभा में क्या हुआ आप देखा ना? आदरणीय राज्यसभा का अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े होके उनको जन्मदिन का शुभकामना
उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट जब हाउस के चेयरपर्सन है जगदीश धनखड़ साहब ने शुभकामना दिया। देने के बाद क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का खून है मल्लिकार्जुन खड़गे में, उन्होंने 2 मिनट में ऐसा पलट दिया कि हमको पहलगाम के ऊपर चर्चा करना है, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, SRA के ऊपर और चुनाव आयोग और किसान बिल। तो उतने में तुरंत JP नड्डा खड़ा होता है, उनका कोई भी बात रिकॉर्ड पे मत ले लो, मेरी बात रिकॉर्ड पे रखेगा और मैं जो बोलूंगा वही होगा। उसमें तो उपराष्ट्रपति जी का विकेट तो चले गए। ये तो टेलर है आशीष जी, पिक्चर अभी बाकी है। वेयर आर यू अमित शाह? अमित शाह जी कहाँ है? अमित शाह जी हाउस में क्यों नहीं आ रहे? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आ रहे? डरे हुए। जयशंकर जी कहाँ गए? फोन करके बोलते थे हम आतंकवादी को मार रहे हैं, पाकिस्तान को। अरे क्या बोल रहे आशीष जी, यही इनका ही कैबिनेट मंत्री विजय आलोक वत्स जी से कमेंट ले लेता हूं। आलोक वत्स जी, आपने शिवानंद हुल्लारकर जी की बात सुनी, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, जरा सिलसिलेवार तरीके से उसका जवाब दीजिए, उसके बाद में पूजा जी आपके पास आऊंगा। हुल्लारकर जी को मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं। इनका स्क्रिप्ट बिल्कुल रटा रटाया है। ये उसी बात, उसी लीक से हटके ये कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने विगत कितने सालों से सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने दिया है। ये कोई आज की बात नहीं है। और स्टेट एक्सचेकर का कितना करोड़ों रुपया का हानि हुआ है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों को पता है कि 1 मिनट सदन चलाने के 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा आता है, 1.25। लेकिन ये जो इनकी परंपरा रही है कि एक हंगामा अंदर में करो, उसके बाद ये प्लेकेट लेके और बाहर खड़े हो जाओ और हो गया सदन का काम पूरा। तो इस तरीके से, जबकि टाइम फिक्स हो चुका है, आपने भी इस बात को कहा है 16 घंटे और 9 घंटे, आप उस डिस्कशन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हर चीज के लिए प्रधानमंत्री को ढूंढना, तो फिर ये पूरा कैबिनेट का कुनवा किस काम के लिए है? आप उनको जवाब तो देने दीजिए। अगर आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर दूसरे लोग आएंगे। लेकिन जो सदन की कार्यवाही है उसको बाधित करके आपको क्या मिल रहा है? वैसे ही आप निरंतर लोगों की आंखों में खिसकते चले जा रहे हैं। आप राज्यों में जो वहां की क्षेत्र सरकारें हैं उनके भरोसे, उनकी दया पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरे भारत की व्यवस्था को ठप करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ठीक है, शिवानंद जी कमेंट लेता हूं। ठीक है, आलोक वत्स जी, एक जानकारी चूंकि आपने कही है, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा ठीक कर देना उचित होगा। आपने कहा कि प्रति मिनट जो है वो 1.5 करोड़ लगता है, जबकि वो 1 घंटे का 1.5 करोड़ है। प्रति जो मिनट है संसद का कार्रवाई का, वो 2.5 लाख रुपए के तकरीबन खर्च आता है। 1 घंटे की कार्रवाई का तकरीबन 1.5 करोड़ खर्च आता है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दो, कई बार आंकड़े बताते समय मिनट और घंटों में मैं समझ सकता हूं फर्क हो जाता है। मैं समझ सकता हूं, मैंने इसीलिए कहा कि मैं समझ सकता हूं, कई बार मिनट और घंटों में फर्क हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग होता है। ठीक है, शिवानंद जी आप कुछ कह रहे थे, फिर पूजा जी के पास आऊंगा। देखिए, मेरे मित्र को, आलोक जी को क्या हुआ पता नहीं है। देश के पंतप्रधान मेरे भी है, आपकी भी है। 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते समय आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आके जो दूध का दूध पानी का पानी बताइए, जो लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, 4 आतंकवादी जमीन खा लिया क्या? अरे शिवानंद जी, अगले हफ्ते तो बहस के लिए तैयार है ना सरकार? अगले हफ्ते तो बहस होगी ना? देखिए, मतलब 4 दिन नहीं रुका जा रहा है। आशीष जी सुनिए, हाँ, अमित शाह जी नहीं आ रहे, जयशंकर जी नहीं आ रहे, कोई भी आके उधर जुमला सरकार के JP नड्डा जी को कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको आज है। अरे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आप कह रहे हैं वैल्यू नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप कह रहे हैं वैल्यू नहीं है। आशीष जी सब पार्टी को 40 पार्टी बुला के हमारा मीटिंग हुआ, उसमें तय हुआ ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगा, SIR के ऊपर चर्चा होगा, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगा।
कहाँ गए देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी? अरे क्यों तो नहीं अगले आ हफ्ते रहे? चर्चा होगी क्यों ना। जवाब ठीक नहीं है, दे रहे? ठीक है। अमित शाह जी आपका कहाँ जो गए? टेप है ना वो एक जगह फंस गया है, रिजल्ट कैसेट को देना थोड़ा आगे करना होगा, एक जगह फंस गया है, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा आगे करना होगा। अगली बार कमेंट में आगे आगे करिएगा शिवानंद जी। ठीक है, पूजा मिश्रा जी प्लीज एक कमेंट। मैं आता हूं शिवानंद भाई आपके पास, पूजा मिश्रा जी से ले लूं, दो और खास मेहमान हमारे साथ हैं। आशीष जी आपको नमस्कार, साथी नमस्कार। प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। अभी भाजपा के नेता को मैं सुन रही थी, बड़ा सदन का चिंता हो रहा था। यहाँ तो सदन चल नहीं पा रहा है, 2006 में तो माइक तोड़े जाते थे और ये भी कहा जाता था कि ये सत्ता पक्ष का फेलियर है, ये सदन नहीं चला पा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कि जब ये सत्ता में होते हैं तब सदन नहीं चल पाता है तो विपक्ष का फेलियर हो जाता है, उसके लिए विपक्ष रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो जो सत्ता में रहेगा वो जो है रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। एक चीज नहीं होती है, ये क्रेडिट लेना जानते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं जानते आशीष जी। इन्हें किसी चीज को अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया। बार बार विपक्ष की बात चल रही है। आप सोचिए कि पूर्व राष्ट्रपति जी का इस्तीफा होता है कल, उनको आज जो है मीटिंग में आना था, नहीं ऑब्वियसली इस्तीफा हो गया उनका परसों, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एडजर्न हो गया। उसके बाद में हरिवंश जी आते हैं राज्यसभा में, उनका पहला जो शब्द होता है वो ये होता है कि विपक्ष के सभी स्थगन प्रस्ताव को नहीं मंजूरी मिली है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है अपमानी की बात करते हैं, यहाँ पे भी जो है जनता की नहीं सुनते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही नहीं है, आप आते हैं सभाओं में तब भी आप अपनी ही बात करते हैं और जो है किसी और की नहीं सुनते हैं। अब जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो पहला जो आता है वो यही आता है कि हम जो है विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव, एक भी स्थगन प्रस्ताव को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर विपक्ष क्या करने के लिए वहां पे गया हुआ है कि आप बैठेंगे और जो है हम सुनेंगे, हमारे जब प्रस्ताव को आप एक भी सुनेंगे नहीं। उसके बाद में आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो बार बार प्रश्न पर डिस्कशन नहीं चाहता है। हम तो चाहते हैं डिस्कशन, आप चाहते हैं कि आपको हम बैठ करके सुने। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? हम इसी मॉनसून सत्र का तो इंतजार लेकिन आप भी तो नियम 267 बीच में लेती आती हैं, कहती हैं कि नहीं उस पर पहले चर्चा हो जाए, उसके तहत पहले चर्चा हो जाए। पहले आप लोग अपनी बात रख लीजिए, मुझे लगता है कि मिलजुल कर एक कॉमन मुझे लगता है कि एक कॉमन नतीजे पर पहुंचना चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को, ताकि सदन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। आपको नहीं लगता पूजा जी? जब सदन चालू हो तो कम से कम हमें ये सुनने को तो मिले कि हमने 2 स्थगन प्रस्ताव मान्य मंजूर किए। ये कैसे सुनने को मिलता है कि हमने विपक्ष के एक भी स्थगन प्रस्ताव को नहीं माना, अब चर्चा शुरू की जाएगी? तो कैसे काम चलेगा ना आशीष जी? आप बोले कि हम विपक्ष के किसी एक भी नेता को नहीं सुनेंगे, अब चर्चा डिबेट शुरू की जाती है, तो कैसे काम चलेगा? जब आप हमें सुनेंगे नहीं, हमारे किसी प्रस्ताव को मानेंगे नहीं, तो आप शुरू चर्चा कैसे करेंगे? और आप चाहते हैं कि हम वहां बैठ करके सुने? ये आप जो है कल की जब सदन की जो कार्रवाई चालू हुई राज्यसभा की, हमने यही सुना पहली बार, और उसके बाद में आप हमसे पेशेंस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम लगातार आपसे स्पेशल सेशन मांगते रहे, आपने स्पेशल सेशन नहीं दिया। हमने मॉनसून सेशन का इंतजार किया कि चलिए ठीक है मॉनसून सेशन आएगा तब हम मॉनसून सेशन में बात करेंगे। लोकसभा में जो है बड़ी कृषि मंत्री को बड़ा ध्यान आ रहा था कि अब हम किसानों पे बात करेंगे, हम किसानों पे बात करेंगे। परेशानी ये है ना कि जब जो मुद्दा रहता है ना ये उससे भागते हैं, और किसानों पे बात करना है तो भी हम नहीं प्रश्न पूछेंगे। ये इनके खुद के जो है सांसद हैं जिन्होंने दे रखा हुआ प्रश्नकाल पे, वो प्रश्न पूछेंगे। हमको आप सुनना कहाँ चाह रहे हैं? तो जब आप ही के लोग रहेंगे तो वो आप ही की बात करेंगे ना। ठीक है, इस पर एक रिएक्शन रुद्र जी से ले लेता हूँ। रुद्र जी, पूजा जी जो बात कर रही है ऐसा है क्या? आशीष जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार, आ रही है। देखिए आशीष जी, अब एक फैशन बन गया है राजनीति में। जैसे पहले होता था ना फिल्मों में लाइट एक्शन कैमरा और तुरंत एक्टिंग शुरू हो जाती थी, उसी तरह से अब आजकल के नेता हो गए हैं। बस उनको बस यही चीज आ रहा है, जमीनी धरातल पे तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर कहीं पे भी अगर किसी मुद्दे का विरोध बस करना है तो आप पिछले 8-10 सेशन को उठा करके देख लीजिए, तो संसद का सत्र सबसे अच्छी जगह उनके लिए बन गया है। क्योंकि जनता के बीच तो ये नेता है नहीं, केवल इनको बस यहाँ आकर के अपनी राजनीति चमकानी है। और नहीं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जनता के बीच के नेता नहीं है तो ये चुनकर कैसे आए? मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। हमने कहा कि जनता के बीच काम नहीं कर रहे हैं चुने जाने के बाद। सवाल ये उठता है कि अगर मैं कह रहा हूं कि संसद की कार्रवाई में आपका जो की डिमांड है 4 दिन बाद अगर सुनी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता? आप तो सरकार से जवाब चाहते हैं ना, तो जवाब चाहने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। तो आप वहां बैठने से क्यों कतरा रहे हैं? और एक नई बात नहीं है वो रही आशीष जी, आप सारे सेशन उठा करके देख लीजिए कि सारे सेशन किस वजह से नहीं चले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप संसद को लेकर के कितने गंभीर हैं। अगर मुद्दा है
तो राजनीति करने के लिए तो नेता सड़क से लेकर के संसद तक राजनीति करता ही है, कौन उसको मना कर रहा है। लेकिन जब संसद जैसी जगह जहां चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, अपनी बात को रखने के लिए जाते हैं, और वहां अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो वो अशोभनीय। मैं सरकार का और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं कि जब ये सारे एजेंडे पहले से तय किए जाते हैं और उसी के आधार पर संसद की कार्रवाई चलती, वहां ऐसा तो है नहीं कि आप किसी रैली में गए हैं कि केवल भाषण देकर के वहां से चले आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है और वहां पर उसी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। तो आप चर्चा में भाग कम से कम नहीं अगर ले रहे हैं तो आप क्या करना चाह रहे हैं वहां पर। और ये एक बात की बात नहीं मैं कह रहा हूं, अगर ऑपरेशन सिंदूर और जो यहाँ पर वोटर लिस्ट की बात हो रही है, दो अगर आपके मुद्दे हैं तो इसमें चर्चा होने में क्या दिक्कत है। आप तो पहले से विरोध कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन बाद वो कार्रवाई पूरी होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने अपने डेटा भी जारी कर दिए हैं कि जो डेटा था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और गंभीरता, संसद की गंभीरता को समझना चाहिए, क्योंकि आम जनता में एक मजाक का विषय बन गया है कि संसद का सत्र चलेगा और नेताओं के अपनी जो है एक्टिंग की क्लास शुरू हो जाएगी और वो अलग अलग अपनी बयानबाजी और उसी बहाने वो टीवी पर जो छा जाने का उनका एक कल्चर बन गया है, बस वहीं तक सीमित रह गई है संसद की कार्रवाई। तो संसद की कार्रवाई, उसकी गरिमा को समझना चाहिए और उसी के आधार पर काम करना चाहिए। आपको बोलने का पर्याप्त मौका दिया जाता है। ऐसा कौन सा नेता है, जब जरा पिछली संसद की कार्रवाई आप उठा करके देख लीजिए जिसको बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन अगर बड़े नेता आकर के सिर्फ ये बयानबाजी देकर करके अपना काम चला रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारा माइक बंद कर दिया जा रहा है, लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है, तो ये एक मजाक बनकर रह गया है जो नहीं होना चाहिए इस देश में। ठीक है, किशोर कुणाल जी से ले लेते हैं। किशोर जी, कमोबेश बिहार विधानसभा का भी हाल वैसा ही है। 2 दिन से वहां भी विधानसभा शुरू की गई थी, लेकिन वहां पर कोई सदन में काम नहीं हुआ, विधानसभा में काम नहीं हुआ। 1 मिनट में आपके पास आता हूं। शिवानंद जी, क्या वीडियो क्या दिखा रहे हैं आप? राहुल गांधी जी, हमारे नेता एलओपी बात कर रहे हैं लाइव आज का अभी। ठीक है, राहुल गांधी जी को, अगर राहुल गांधी जी फीड पर आ रहे हैं, अभी आ नहीं रहे हैं, अभी फीड उनकी आई नहीं है। फीड जैसे ही आएगी मैं दिखा दूंगा। किसी से बात करने नहीं दे रहे और सदन रुका। अरे रुक जाइए, फीड आ जाने दीजिए शिवानंद जी, मैं उसको चलवा दूंगा, उसके बाद आपसे रिएक्शन भी ले लूंगा। लेकिन किशोर कुणाल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अनम्यूट करिएगा किशोर भाई, म्यूट है क्या आप? नहीं जी, आवाज आ रही। जी जी आशीष जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, विपक्ष का एक फैशन हो गया है कि एन केन प्रकार है, किसी तरह से संसद को चलने नहीं देना है, विधानसभा को चलने नहीं देना है। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार लोकहित के दायरे में लाती है, लोकहित के लिए लाती है, जन कल्याण के लिए लाती है, उन विधेयक को किसी भी प्रकार से पारित होने नहीं देना है। और यह आप देखेंगे नेशन वाइड हर स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा देखा गया है। बिहार भी इसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है, जहां हम लोग करीब 12 ऐसे विधेयक को विधानसभा में पेश करने वाले हैं जो बिहार के विकसित बिहार के भविष्य को लिखेगा। तो विपक्ष के लोग फैंसी डिजाइनर कपड़े पहनकर सदन के बाहर तो हल्ला करते हैं, लेकिन सदन के अंदर भी कुर्सी उठाते हैं, कुर्सी पटकते हैं, बेंच टेबल पटकने का काम करते हैं। और लगातार इनका यही प्रयास होता है कि सरकार को कुछ बोलने का मौका ना मिले, सरकार अपनी बात संसद के रिकॉर्ड में, विधानसभा के रिकॉर्ड में ना डाल सके और यह एक ऐतिहासिक तथ्य ना बन सके। और इसी प्रयास में ये लोग इस तरह का बवाल करने का कोशिश करते हैं। बिहार की और देश की जनता इन चीजों को देख रही है और समय आने पे जो भी लोग इस तरह के काम में पाए जाते हैं उनको कुछ सजा भी देगी। सजा भी देगी, आपने ये भी तय कर लिया कि सजा भी देगी। चलिए, वो देखना होगा। लेकिन इसी बीच एक बयान में चलवा देता हूं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे पर सवाल उठाया है। कल लोकसभा में रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा का वक्त और दिन भी तय हो चुका है, इसके बावजूद विपक्ष का हंगामा बेवजह है। किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा वो सुनवा देता हूं और उस पर रिएक्शन शिवानंद जी का लूंगा मैं। हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूं। ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को
ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। आपने सुना शिवानंद जी, किरण रिजिजू साहब को कह रहे हैं कि हम तो सदन चलाना चाहते हैं, हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं, आप ही लोग सदन चलाने नहीं दे रहे हैं, वहां पर आप लोग फैक्ट्री और बैनर लेकर पहुंच जा रहे हैं सदन के भीतर। देखिए, सदन का एक गरिमा होता है, लोकसभा हो या राज्यसभा, एक गरिमा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। और आदरणीय जीजू जी बोल रहे, वो बीजेपी के नेता है और एक मंत्री है। देखिए, घर पे मालिक नहीं है, हम किससे बात करें? जो काम करते हैं उनसे कभी नहीं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब देना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। क्यों भाग रहे? पहलगाम के बारे में पूछना चाहते हैं हम। अरे कहां भाग रहे हैं शिवानंद जी? टेप आपकी वही फंस गई है, वो कह रहे अगले हफ्ते चर्चा होगी, कर लीजिएगा। सर सुनिए, अगर किसान के बारे में इतना प्यार 700 किसान मारे गए, दिल्ली में आने नहीं दिया, ये नरेंद्र मोदी जी। 1 साल किसान आंदोलन चला, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, 40 पार्टी। क्या बोल रहे हैं सर? महाराष्ट्र में किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, 767 सुसाइड पूरा इंडिया में। किसान बिल नहीं लाया, ये नरेंद्र मोदी जी है। अदानी अंबानी, 2 लोग बेच रहे, 2 लोग ले रहे, ये अदानी अंबानी है। और SIR देखिए सर, बिहार में SIR कर रहे, एक जस्ट पत्रकार अंजुम करके है, उन्होंने सच्चाई से, मैं रुद्र प्रताप जी को, आलोक सर को, दोनों को भी मैं चैलेंज करता हूं मीडिया के माध्यम से। बिहार में कोई भी एक छोटा सा गांव मेरे को लेके चलिए, 88% अगर कुछ उधर वेरिफिकेशन SIR हुआ है, मैं राजनीति छोड़ूंगा। अरे जिस यूट्यूबर की आप बात कर रहे हैं, उस यूट्यूबर की आपने रिपोर्ट देखी थी क्या? सर सुनिए, चुनाव आयोग फंसेगा 28 जुलाई को, जो मैटर में चुनाव आयोग गलत फैसला में कल चुनाव आयोग तो कल जो हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, साफ कह दिया कि राशन कार्ड को और आधार कार्ड को किसी भी तरीके से पहचान के तौर पर नहीं स्वीकार की, आइडेंटिटी है वो, लेकिन उसको दस्तावेज के तौर पर नहीं माना जाएगा। किसी का फोटो नहीं है, किसी का आधार कार्ड ठीक है, पूजा मिश्रा जी कुछ कह रही है। पूजा जी आप बोल लीजिए, उसके बाद रुद्र जी आप बोलिएगा प्लीज। बार बार SIR पे बात हो रहा है कि जो है चर्चा तो की जाएगी ना। हम कह रहे हैं सरकार में है तो ज्यादा सांसद उनके बड़ा दल दिखाएं, विपक्ष के लोग डिमांड कर रहे हैं, काल करे सो आज करे सो अब कर लीजिए ना। क्यों इतना भागे चले जा रही हैं? भागना ही कहा जाएगा। और जहां तक बात रही SIR की, आपको पता होगा कि बिहार में समरी रिवीजन हुआ था 2024 में, 1 साल लग गया। आपको समरी रिवीजन में 1 साल लगता है, बस स्पेशल जो है इंटेंसिव रिवीजन में 1 महीने में आप कर लिए रहे हैं। जबकि ये 14वीं बार हो, भारत की आजादी के बाद में 14वीं बार हो रहा है। 13वीं बार हुआ था 2003 में, तभी तो अब 2003 के बाद से ले रहे हैं ना। और आपने कहा कि वो 33 पेज का एफिडेविट जो है इलेक्शन कमीशन ने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। क्या दायर किया है कि हम इन चीजों को, जो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सुप्रीम कोर्ट है और इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ऑर्डर एज अ पास नहीं कर सकती जब तक कि वो कंडीशंस जो फुलफिल ना हो रहे हो, जो भी आर्टिकल्स के तहत होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद में अगर वो 33 पेज का ये एफिडेविट दायर करे, क्या दायर कर रहे हैं एफिडेविट में कि हम ये आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं लेंगे, ओके डन, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि हम इनके नागरिकता भी नहीं है, नागरिक है मतलब आप नागरिक हैं लेकिन हम आपको वोट नहीं देने देंगे। लेकिन नागरिकता तय करना तो फिर केंद्र का काम है ना। आप इस बात को भी तो मानती है ना कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं है, वो अधिकार चुनाव आयोग के पास तो नहीं है ना। कमीशन जो है हिपोक्रेसी नहीं है ये कि आप खुद जब 1 साल आपको लगता है समरी रिवीजन करने के लिए, 1 साल इलेक्शन, इसी का इलेक्शन कमीशन को 2024 में 1 साल समरी रिवीजन लगता है, बट वहीं पे SIR करने के लिए आपको 1 महीना लगता है, जो 2003 में 2 साल लगे थे। ऐसा कभी इतिहास ही नहीं रहा कि वो अपने 1 महीने में कर लिया हो। आपको करना था, आप प्रॉपर करते। यहाँ पे ये दिख रहा है क्लियरली कि आप उसका हनन कर रहे हैं, उनको वोट देने से रोकना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि 2000, और क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए पूजा मिश्रा का 2003 का वोटर ID कार्ड है, देन पूजा मिश्रा शुड लुक इनटू वेदर हर फादर और मदर डिड वोटेड। देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि पूजा मिश्रा जी कि 2003 में आपके पास बिहार का वोटर आई कार्ड हो, आप यहाँ दिल्ली आ गई हो, यहाँ भी आपने एक वोटर आई कार्ड बना लिया हो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये चुनाव आयोग तो तय करेगा ना कि आपके पास 2 जगह का वोटर आई कार्ड ना हो। तो आप डिस्कशन क्या करेंगे?
हम कह रहे हैं जब आप रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, एक अगर इसको आप कर ही देंगे तो फिर डिस्कशन करके क्या करेंगे? आपको डिस्कशन तो अभी करना चाहिए था। अगर सदन नहीं चल रही होती तो हम मानते एक बार के लिए कि सदन नहीं चले, कैसे डिस्कशन किया जाए। जब चल रही है तो पहले प्रायोरिटी में तो वही लेना चाहिए ना। बिहार का चुनाव है, इतने लोगों के अरे पूजा मिश्रा जी, फिर ये बताइए कि जब वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की बात आई थी सदन में, तब आप लोगों ने विरोध क्यों किया था? नहीं की होती आप तो क्यों? लिंक तो अभी आधार कार्ड को तो करा रहे, लिंक किससे करा? अब आप कह रही है कि आधार कार्ड को लिंक किया जाए। उस समय जब 2021 में सरकार बिल लेकर आई थी तब आप कह रहे कि नहीं होना चाहिए, तमाम हो हंगामा हुआ था। नहीं आशीष जी, ये बताइए, जब वो आधार कार्ड को नहीं मान रहे, वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान रहे, अरे उस समय सरकार कह रही थी, अब आप कह रही है 4 साल के बाद, जब बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों में वहां की जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं, तो कैसे सभी को वोटर आई कार्ड मिल सकता है? ये जब जो है 38 में से 37 है पूजा जी। मैं केवल सीमांचल की बात नहीं कर रहा हूं, पटना में भी जो डेटा आया है वो यही कह रहा है कि अगर 100 लोग हैं तो वोटर आई कार्ड 110 बना है, माफ करिएगा आधार कार्ड 110 बना है। चीज तो रिवीजन समरी में करते हैं आप, जब वोट आने वाला होता है 24 में, क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? वही तो रिवीजन समरी है। फिर आपको एसआईआर टूट गया 1 महीने पहले। रुद्र जी कुछ कह रहे थे, मैं रुद्र जी से पहले एक रिएक्शन ले लूं। रुद्र जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए आशीष जी, एक तो जो शिवानंद जी बार बार कहते हैं, आप भी ये कहते कहते थक गए हैं कि शिवानंद जी का टेप एक ही जगह रुक गया है, और हम लोग भी सुनते सुनते थक गए हैं। और अभी शिवानंद जी एक बात कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आशीष जी, हम और आलोक जी को भी मैं कह रहा हूँ कि आलोक जी और हम इनको लेके चलेंगे। और अगर किसी भी बिहार के एक गांव की जो ये बात कर रहे हैं, अगर ये जाने के लिए कल ही आपको भागे मिलेंगे, आप इनको आमंत्रित करिए, हम लोग साथ चल रहे हैं। और कोई भी बिहार का एक गांव बताइए जहां पर ये जो एसआईआर चल रहा है वहां कोई भी गड़बड़ी दिख रही हो, और हम इनके साथ लेकर के जाते हैं। लेकिन अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि शिवानंद जी अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति केवल घर में बैठे बैठे चल रही है। दूसरी सवाल ये उठ रहा है कि जो संसद की कार्रवाई, आप जिद से संसद चलाने वाले हैं, विपक्ष आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष है उनको बड़ा दिल रखना चाहिए, आप विपक्ष में संख्या में कम है, आपका दिल कैसे नहीं बड़ा हो पा रहा है? आप केवल जिद के आधार पर संसद चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अगर संसद की कार्रवाई अगस्त, अभी तो आपको शुरुआत हुई है, ये तो चलने वाली है 28-30 दिन और चलने वाली है, उसमें आपके पास वक्त ही नहीं है। आप तो समय खुद बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप चर्चा में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। जो अभी आपने कहा कि जब वहां पर 1 महीने में, मैं कह रहा हूं 1 महीने में नहीं होता है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन उठाइए। आप बताइए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर किसी का नाम कटता भी है या नाम नहीं आता है तो भी उसे ऑब्जेक्शन उठाने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफा आदेश है कि जारी कर दिया चुनाव आयोग ने, पहला वो आखिरी है। कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको समय नहीं दिया जाए, मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूं। हर चीज में आपके ऑब्जेक्शन के लिए टाइम रखा जाता है, ये एक नियम होता है। लेकिन आप किसी भी प्रक्रिया के पहले से ही जो बात कह दी जा रही है कि उस समय 1 साल में हुआ था, इस समय कैसे 28-30 दिन में हो गया, अरे अगर नहीं होता है तब आप सवाल उठाइए ना, पहले उनको तो वक्त दे दीजिए। आप तो पहले दिन से उसका विरोध कर रहे हैं। और जो चुनाव आयोग ने अपने आंकड़े जारी किए हैं, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप चैलेंज करिए। चुनाव आयोग तो खुल के कहता है। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है शिवानंद जी, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वहीं पर आप अपनी बात उठा दीजिएगा कि चुनाव आयोग की ये आंकड़े जो हैं वो गलत हैं, वो फर्जी हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आशीष जी मेरे मित्र रुद्र प्रताप जी भाई को और आलोक सर जी को और पूजा जी को और आशीष जी, आप भी कैमरा लेके आ जाइए सर। और हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट बिहार के वो रहेंगे और तेजस्वी यादव जी का वो भी रहेंगे। चलिए कोई भी गाँव रुद्र प्रताप चॉइस कीजिए, मैं चैलेंज स्वीकारा। मैं आप लोग जो बोगस जो काम किया है ना, अरे रुद्र जी थोड़ी ना इलेक्शन कमीशन के बीएलओ हैं, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? देखिए सर, नहीं उन्होंने चैलेंज दिया ना सर। आशीष जी आप कैमरा लेके आ जाइए। अरे मैं कैमरामैन नहीं हूँ। ऊपर नहीं सर, एंकर हो सर। हाँ। अरे आप कैमरामैन मत बनाइए भाई साहब। नहीं सर मत बनाइए, 20 साल का करियर हो गया। नहीं सर सुनिए, मेरा वर्ड्स पीछे लेता हूँ। आप भी साक्षी बन के आ जाइए, विटनेस बन के आ जाइए। अरे शिवानंद जी, रामनाथ गोयनका से सम्मानित पत्रकार हूं, कम से कम इतनी इज्जत रखिए आप। सर आशीष जी मैं आप मीडिया के माध्यम से आपके चैनल पे बैठ के जब रुद्र प्रताप जी बोले तो इसलिए सर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं
आप चैनल के ओनर बन के आ जाइए सर, लेकिन आप आ जाइए बिहार। मैं स्वागत करता हूँ। मैं चैलेंज स्वीकारा, मैं चैलेंज स्वीकार लिया रुद्र प्रताप जी का, आलोक सर का। कोई भी गांव में सर, अजीत अंजुम जी का देखिए वीडियो, क्या है, कैमरा क्यों बंद किया, एफआईआर क्यों किया इनके ऊपर, क्यों किया? सच्चाई से क्यों डर रहे हो? लोगों में गरीब, दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी का आप वोटिंग कट करना चाहते हो, यादव कम्युनिटी का आप वोटिंग कट करना चाहते हो, उनका नाम अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि ये जो वोटर है वो महागठबंधन का वोटर है जिसके वोट काटे जा रही है? चुनाव आयोग को कहां से मतलब क्या आया, दिव्य सपने आया, क्या आया, आकाशवाणी हुई थी? आशीष जी, मैं पूछना चाहता हूं, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, घुसपैठ कर, अरे कितने घुसपैठ को अरेस्ट किया? नीतीश कुमार जी को पूछिए। ठीक है, ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद किशोर कुणाल जी आपके पास आऊंगा। पूछिए, ये सब बनाओ SIR कर रहे नरेंद्र मोदी हुलियालकर जी से कहना है, और वहां, अरे हुलियालकर भाई एक मिनट, हुलियालकर जी से मेरा कहना है कि ये चले और उस डेलीगेशन में पूजा जी को भी रखना चाहिए। लेकिन एक बात तो निश्चित है, आप कैमरामैन बन के चलिएगा कि आप चलिएगा ओनर बन के इस चैनल का, ये तय कर लीजिए पहले। नहीं, मैं रिपोर्टर ठीक हूं, मैं रिपोर्टर के तौर पर चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने शुरुआत रिपोर्टिंग से की थी, तो मेरे अंदर का रिपोर्टर हमेशा जीवित रहता है, तो मैं रिपोर्टर के तौर पर ठीक हूं। और वैसे भी कहावत है आलोक जी, वंस अ रिपोर्टर ऑलवेज अ रिपोर्टर। अच्छा ठीक है, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप कैमरामैन बन के चलिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप ओनर बन के चलिए, मैं तो कह रहा हूँ आप, लेकिन आप मुझे लेके चलेंगे। हाँ, आपका जाना जरूरी है, क्योंकि आप एक चीज निश्चित है कि आपने विगत कुछ दिनों में कपिल शर्मा को अगर कोई चैलेंज कर सकता है आज की डेट में, तो हुलियालकर भाई का जो चैनल अगर ये खोल दे और सिर्फ ये डिबेट करें तो सारे चैनल, नहीं, हुलियालकर भाई कर इस बात की जानकारी भी दे रहे थे कि उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। हुलियालकर जी आप कह रहे थे ना कल, अब यूट्यूब से ये आ जाए बड़े पर्दे दिल्ली में, ये चैनल हम बिहार इलेक्शन के पहले ही हम ओपनिंग करने जा रहे हैं, लेकिन इनके जो है ना कठपुतली, CBI, ED, इनकम टैक्स, EVM, इनका जो मशीनरी चल रहे है, पूरी तरह से मशीनरी, जब सर सरकार पलटेगा हिसाब तो होगा। जस्टिस वर्मा के घर पे पैसा किसका था, हिसाब तो होगा। आप लोगों ने अपोजिशन के ऊपर ED, CBI, इनकम टैक्स आप जो किया है, हिसाब तो होगा, और 100% हिसाब होगा। ज्ञानेश कुमार जी SIR कर रहे हो, ज्ञानेश कुमार के घर पे भी SIR होगा। ये ध्यान में रखिए। आलोक जी जवाब दीजिए, फिर किशोर कुणाल जी के पास जाऊंगा प्लीज। मेरा इतना ही कहना है, हुलियालकर भाई शायद बिहार के स्थिति से पूरी तरीके से अवगत नहीं है। बिहार में बंदे को अगर एक शाम खाने को हो तो चलेगा, लेकिन उसको राजनीति से छूट जाए ये नहीं चलेगा। और प्रत्येक व्यक्ति, खासकर नीचे तबके का, इतना सजग है कि अगर उसका वोट कटता है किसी भी कारण से, तो वो इतना हंगामा जोतेगा कि वहां पर BLO की नानी मर जाएगी। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक जी की बात में दम तो है किशोर कुणाल जी, कि अगर बिहार में राजनीतिक जो गलियारों में जो चर्चा होती है वहां तो हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले पर होती है, और अगर किसी का वोट कट गया तो हंगामा कर देगा वो। ये हुलियालकर भाई कुछ दिखा रहे हैं, हुलियालकर भाई कुछ दिखा रहे हैं, ये क्या है? हुलियालकर जी क्या दिखा रहे थे आप? क्या है? क्यों अरेस्ट किया? पहले बोलिए तो सही है क्या? उनका कैमरा जब्त क्यों किया? उनका वीडियो क्यों जब्त किया? सरकारी काम में बाधा डालने के बाद भी कार्रवाई होती है, कहिए तो भी आपको फिर पूरा नियम कानून बताने लगूं, बहुत सारी चीजें होती है। बहरहाल मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो वही कहूंगा जो हमारे देश का संविधान, देश का कानून कहता है। ये बहुत देर से नहीं देखे थे हम लोग, आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। नागरिकत्व तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है आशीष जी। अरे यही बात तो चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है कि नागरिकता तय करने का अधिकार हमारा नहीं है। देखिए फिर SRI का मतलब क्या है बताइए। अरे भाई, सर को
267 में पूछिए। आर्टिकल में उनके पास पावर है रिवीजन का, कॉन्स्टिट्यूशन अरे देता है। पावर, अगर ऐसा पावर है तो आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी रिजाइन दीजिए, पूरा देश में एसआरआई कर दीजिए। चलो चैलेंज है मेरा, चलिए। अरे तो आदरणीय मतलब देश के नरेंद्र प्रधान मोदी जी क्यों रिजाइन करेंगे? नीतीश कुमार जी पूरा सरकार कोलैप्स कीजिए, सब रिजाइन दीजिए। एसआईआर होने के बाद राष्ट्रपति राष्ट्रपति लेके आ जाओ 6 महीना, एसआईआर राष्ट्रपति भी रिजाइन कर दे। अरे शिवानंद जी, सब लोग कर लीजिए, चलो हम भी रेडी है। क्या बात करिए देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, सरकार डिसॉल्व कीजिए, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। अच्छा राहुल गांधी देंगे, फिर राहुल गांधी भी देंगे, खड़गे जी भी देंगे, आप भी अपने पद से इस्तीफा देंगे, पूरा देश ही इस्तीफा दे देगा 100%। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सरकार हटाइए, राष्ट्रपति राजवट लेके आ जाइए, हाँ। पूरा इंडिया गठबंधन हम रिजाइन देंगे। हाँ। एसआईआर होने के बाद इलेक्शन लीजिए लोकसभा का, फिर दूध का दूध पानी का पानी। नरेंद्र मोदी जी ये 40 पार्टी लेके चल रहे, पता होगा। लेकिन एक बात बताइए शिवानंद जी, उसके बाद भी आप हार गए तब क्या होगा? अरे सर देखेंगे ना, सर देखेंगे ना, बाद में लड़का होगा लड़की होगा, क्या होगा। मोदी साहब कहाँ गए? इसके पहले तो सुशील मोदी गए, नीरव मोदी गए, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब कहाँ जाएंगे? मेरा ध्यान है, उनके ऊपर भरोसा है देश के। वो तो भगवान है, हमारे भगवान भाई। 11 साल हम सजा भुगत रहे भाई, अभी तो हमको छुटकारा दे दो, अब ये रिजाइन देके। ठीक है, मैं समझ गया। अरे आलोक वर्मा जी, किशोर जी को बोलने दीजिए। अच्छा कुछ कह लीजिए आलोक वर्मा जी, फिर किशोर जी के पास आता हूं। मैं हुलियालकर जी से और पूजा जी से एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था कि इनके सर्वे में कांग्रेस को 47% वोट आ रहा है बिहार में। आज तक ये एजेंसी का नाम नहीं बताया जिसने ये सर्वे किया है। और दूसरा, इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार बिहार में बनने जा रही है, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर होगा और उसके 6 महीने के बाद सेंटर गिर जाएगा और वहां भी इनकी सरकार आ जाएगी। तो ये पूरा खुलासा नहीं किए हैं कि कौन सा एजेंसी इनको 47% वोट दिया है। मेरे आंकड़े बताते हैं कि इनको 0.47% वोट है बिहार में और इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अरे सुनिए, 4.7 होगा। अरे सुन लीजिए, यहाँ डॉट हटा दिया गया होगा, 4.7 होगा, क्योंकि महागठबंधन में है तो उसका भी तो वोट ट्रांसफर होगा ना आरजेडी का। किशोर कुणाल जी, आप कुछ कह रहे थे? वो ऐसा सोच ला रहे हैं, मुझे तो लगता है एंकर की जरूरत ही नहीं है, आपको राजनीतिक विश्लेषक होना जाना चाहिए। और शिवानंद जी बिहार को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। बिहार के 1 लाख BLOs, 1.5 लाख BLAs और 4 लाख वॉलेंटियर्स को ये अंडर एस्टिमेट कर रहा है। इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है बिहार वह प्रदेश है जो उड़ती हुई चिड़िया में हल्दी लगा देता है और एक वोटर का वोटिंग राइट छीना जाएगा, ये असंभव है। जो बिहार का नागरिक होगा, जो देश का नागरिक होगा, उसका वोटिंग राइट छीनने का अधिकार ना देश के इलेक्शन कमीशन को है, ना देश के संविधान को है। हर वो व्यक्ति जो वैध तरीके से बिहार में रह रहा है, जो वैध तरीके से भारत का नागरिक है, वह बिहार का वोटर होगा। जहां तक चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है, असल में चुनाव आयोग का एसआईआर हमारे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए सिरदर्द बन चुका है। ये सिरदर्द इसलिए बन चुका है क्योंकि ना ये उगल पा रहे हैं, ना निकल पा रहे हैं। इन्हें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अगर सटीक मतदाता सूची बनता है इन्हें क्या आपत्ति। मैं समझता हूँ सटीक मतदाता सूची ही तो किशोर कुणाल जी, यहाँ पर टाइमिंग को लेकर आपत्ति है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एसआईआर नहीं कराना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि टाइमिंग सही नहीं है। देखिए, एसआईआर का जब आप इतिहास देखेंगे तो एसआईआर हमेशा चुनाव के आसपास ही कराए जाते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो भी लोग 18 वर्ष पूरा कर रहे होंगे उनका नाम छूट नहीं जाए, क्योंकि ये एक कॉन्क्रीट सर्वे होता है। और आपने 2003 का एग्जाम्पल बार बार देखा होगा, या बाद के दिनों में असम में हुआ है, या त्रिपुरा में हुआ है, या अन्य प्रदेश में हुआ है। तो आप जहां भी एसआईआर देखे होंगे उसमें सेम एसओपी का फॉलो किया गया है। बिहार में भी 3 महीने का एक लीड पीरियड रखा गया है। 1 महीना डाटा कलेक्शन, 1 महीना प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड प्रोसेस ऑफ डिलीशन, और फिर फाइनल पब्लिकेशन। तो इस पूरे प्रक्रिया को 90 दिन में डिवाइड किया गया है और वही काम तो यहाँ हो रहा है। विपक्ष के लोग इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये 20 दिन 25 दिन की बातें तो समझ में आ रही है,
वो बिहार के जातीय जनगणना को भूल जाते हैं। जब रिकॉर्ड 2 महीने के अंदर हमने न सिर्फ जातीय जनगणना किया बल्कि इकोनॉमिक सर्वे भी कर लिया कि किनके पास गाड़ी है, किनके पास मवेशी है, वगैरह वगैरह, सारा सर्वे हो चुका था। तो जब ये हो सकता है तो फिर एसआईआर हो रहा है तो क्या आपत्ति है? यहाँ मैं ये अभी स्पष्ट कर दूं कि मैं कहीं इलेक्शन कमीशन का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जदयू का प्रतिनिधि हूँ। और मुझे लगता है कि अगर यह प्रक्रिया सही जा रहा है, अगर माइग्रेटेड वोटर्स को बाहर किया जा रहा है, डुप्लीकेट वोटर्स को बाहर किया जा रहा है, तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। हम लोग तब तक स्वागत करेंगे जब तक किसी वैध वोटर को, अगर यह मुद्दा प्रकाश में आता है कि उन्हें फाइनली बाहर कर दिया गया है, तो जदयू पहली पार्टी होगी जो उसके खिलाफ खड़ी होगी, चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी रहेगी। अगर किसी अवैध वोटर को जोड़ा जाएगा, हम लोग ये जो तस्वीरें संसद से आ रही हैं वो भी दर्शकों को बताना और समझाना बेहद जरूरी है कि संसद में एक बार फिर से जो प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है। जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं, जया बच्चन साहब मुझे नजर आ रही हैं, प्रियंका गांधी मुझे नजर आ रही हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो हाथों में बैनर तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, एक रिएक्शन आपसे। देखिए, ये जो हाथों पे बैनर तख्तियां लेकर के, अभी रिजिजू जी का आपने दिखाया था बयान भी, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल घोर निंदा करता हूं, पर भूल गए हुए थे 2006 में इन्होंने माइक तोड़ा था, 2011 2013 में बार बार मना करने के बावजूद भी पूरा का पूरा विपक्ष जो है ये प्ले कार्ड के साथ में रह रहा था। अब जो है संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और अभी जो है जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे बिहार को अंडर एस्टिमेट कर, नहीं भाई, बिहार को अंडर एस्टिमेट नहीं कराया जा रहा है। बिहार जैसा है उसको वैसे ही देखा जा रहा है। ड्राई स्टेट है, सबसे ज्यादा दारू वहां पे मिलती है। जो है लैंड है, नदी नहीं है, वहां पे फ्लाईओवर बन जाता है, 10 दिन के अंदर में 12 पुल गिर जाते हैं। वहां पे करप्शन इतना ज्यादा है जो देखने को मिला है लगातार। तो ये दिक्कत दे रहा है कि 1 महीने में आप कितना करप्शन कर ले जाएंगे। अभी आपने कहा कि जो वोटर्स जो डुप्लीकेट हो रखे हुए हैं उनको साइडलाइन करना है, ये हमेशा होता रहे। दैट इज इन दी समरी रिवीजन, वो हर चुनाव से पहले हर जगह पे होता है। और आपने 2024 में समरी रिवीजन में यही काम किया था। फिर एसआईआर की जरूरत कह रहे कि हम 3 महीना में, समझ में नहीं आ रहा है एसआईआर 3 महीने में कैसे हो जाएगा। 9 करोड़ लोगों को आपको उनको साबित करना है कि वो यही के हैं, यही के नागरिक भी हैं। उनको आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए वोटर आईडी कार्ड, आपने आधार कार्ड, अपने राशन कार्ड अलग कर रखा हुआ है। अगर वो 2003 की बात अगर आप करते हैं, मैं फिर कह रही हूँ कि एसआईआर भारत की आजादी के बाद में ये 14th टाइम हो रहा है, इसके टाइमिंग बहुत गलत है। अगर इनको एसआईआर करना था तो 2023 से चालू कर देते। इनको कोई जरूरत नहीं थी समरी रिवीजन करने की, उसके बाद में इनको अचानक से एसआईआर याद आता है। जब आप समरी रिवीजन में डुप्लीकेट को बाहर नहीं कर पाए तो आप कह रहे हैं हम एसआईआर को बाहर कर देंगे, जो कि आपने साल भर में किया और आप 3 महीने में जो है डुप्लीकेट लोगों को बाहर कर देंगे। ऐसा जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखता भी नहीं है। और आप चाह रहे इस पर डिस्कशन नहीं हो। और बिहार को ना तो कभी किसी ने अंडर एस्टिमेट किया है, ना ही कोई करेगा। जो किसी ने किया हुआ है, बिहार की गवर्नमेंट ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। चुनाव आ गया है तो माननीय नीतीश जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, जैसे तो पहले उनकी सरकार थी ही नहीं। उसके बाद में कह रहे हैं मुफ्त बिजली देंगे, जैसे पहले उनकी सरकार थी ही नहीं। पहले थी, पर अब फिर आपको क्या कहने की जरूरत पड़ रही है? आप वही काम किए ना जो काम करके आप आगे आए, उसी काम पे वोट मांग लेते तो लगता कि हाँ ठीक है आपने काम किया हुआ है। और फिर आप सदन में चाह रहे कि डिस्कशन नहीं हो। डिस्कशन तो होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे भी चला था आशीष जी डिस्कशन की, यहाँ जाएंगे चैलेंज करेंगे, वहां जाएंगे चैलेंज करेंगे, थोड़ा हंसने के लिए ठीक लगता है। पर अगर इसकी गंभीरता में जाइए तो मैं कहूंगी ये भी समय की बर्बादी है। अगर आप फैक्चुअल बात नहीं कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है 1 मिनट तक हो गया, पर वो कंटिन्यूअसली चलते रहे, फिर वो डिस्टर्ब करता है सोचने के बाद में कि हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं। आपको जाने कौन किसको कहां चैलेंज कर ले, कौन सा पूजा मिश्रा चले जाए, कौन सा आशीष चले, आशीष जी का चैनल तो जा ही रहा है हर जगह पे। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता सम्मान जो आपके पास में वीडियोस आ रहे हैं आपके प्रवक्ता के, हमारे पास भी आ रहे हैं, क्योंकि वहां सदन में जा रहे हैं तो होता है मीडिया पैनलिस्ट के पास में, न्यूज वाले के पास में जाए, वो हमसे सवाल पूछे उससे पहले हमारे पास भेज दिया जाता है ताकि हम उनके जवाब के लिए रेडी रहे। बट दैट डजंट मीन कि हम वहां पे रिफ्लेक्ट करें। मेरे पास भी आए 2 वीडियो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कि उन्होंने ये बाइट दिया, अगर आपको ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको ये फॉलो अप करना है। दैट्स समथिंग पर्सनल, यू शुडंट बी शेयरिंग दिस, बीइंग अ को-पैनलिस्ट, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू दिस। और उसके बाद में फिर हम कहेंगे कि आज सदन चलने जा रहा है, हम फिर नहीं सुनना चाहेंगे कि हमसे लेकिन कहा ये जो जा रहा हो कि तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें खास हैं। खास ठीक है। इसलिए हैं क्योंकि आज हाथों पर काली पट्टियां बांधी जा रही हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि सदन की कार्रवाई शायद आज भी सुचारू रूप से ना चले। उसकी झलक जो है, यानी ट्रेलर जो है, वो हमें बाहर दिख रहा है। आलोक वत्स जी कुछ कह रहे हैं। आलोक वत्स जी प्लीज। देखिए, पूजा मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं
तो ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और उसके वहां से क्या उनका मंतव्य आता है इसके लिए भी आप इंतजार कर लीजिए। अगर उनको इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि ये सारा प्रक्रिया गलत हो रहा है तो रोक देगा इसको। लेकिन जब आपने एसआईआर को रोकने की कवायद की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ मना कर दिया था कि हम एसआईआर को नहीं रोकेंगे। लेकिन उसमें अगर कुछ त्रुटियां नजर आ रही हैं नहीं आलोक जी वहां पर इंटरिम स्टे नहीं मांगा गया था। मैंने उस पूरी हियरिंग को कवर किया था। लास्ट में भी जब बात हो रही थी तब सिब्बल साहब की तरफ से यह कहा गया था कि हम इंटरिम स्टे नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने 3 विकल्प जरूर सुझाए थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड जो उस समय का बना हुआ था, इनको भी शामिल किया जाए। ये बात जरूर कही गई थी, लेकिन इंटरिम स्टे नहीं मांगा गया था। वो मैंने पूरी हियरिंग सुनी थी, कवर की थी मैंने, मुझे ध्यान में है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को नहीं माना। नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था, आप करेक्शन करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड, इसके अलावा वोटर आई कार्ड जिसमें चेहरा बना रहता है वो, और राशन आई कार्ड, इन तीनों को उन डॉक्यूमेंट्स में शामिल करने का सुझाव दिया था और पूछा था कि क्या इनको शामिल किया जा सकता है या नहीं। चुनाव आयोग की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हम इसे शामिल नहीं कर सकते। प्लीज आलोक वत्स जी। ठीक है, अब उसके बाद जो हलफनामा दाखिल करने के बाद जो वहां से उनका डिसीजन आता है उसके लिए वेट कीजिए। इसमें हंगामा काटने की क्या जरूरत है। और इस गठबंधन को ये क्रेडिट जाएगा कि इन्होंने भारतीय लोकतंत्र में कभी चलने ही नहीं दिया पार्लियामेंट। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपया अगर घंटे से ही है तो कितना ज्यादा एक स्टेट एक्सचेकर का नुकसान करवा रहे हैं ये लोग, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। एक डेटा मैं आपको बता दूं, पिछला जो शीतकालीन सत्र था वो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा, अगर सबसे कम चलने वाला सत्र था। केवल 62 घंटे काम हुए थे पिछले साल के जो शीतकालीन सत्र था उसमें। अगर आप बात करेंगे मॉनसून सत्र उससे ज्यादा चला था। लेकिन 2 तस्वीरें बिहार में प्रदर्शन की, दिल्ली में एसआईआर के विरोध की। पहली तस्वीर बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर है, जहां एक बार फिर से मेन गेट के बाहर जो विपक्ष के सांसद हैं वो काले कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर दिल्ली के संसद भवन की है, जहां पर दिल्ली में एसआईआर के विरोध में जो विपक्षी जो सांसद हैं वो खड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं, तमाम विपक्षी जो सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। किशोर कुणाल जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन ये बिहार की जो तस्वीरें हैं, चूंकि मैंने बिहार विधानसभा में कई सेशन कवर किए हैं, ये मेन गेट है जहां से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, कॉरिडोर में जाते हैं, वहां पर ये लोग बैठे हुए हैं और यहां पर पूरी तरीके से कल जो तस्वीर थी कमोबेश आज भी वही तस्वीर है। देखिए, ये लोग मान चुके हैं और जान चुके हैं कि ये लोग विकास की बात पे चर्चा नहीं करेंगे। ये मान चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के किए गए विकास कार्यों पर चर्चा करने से इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये एसआईआर के बहाने बिहार चुनाव में जाना चाहते हैं। और बिहार की जनता भी जानती है कि एसआईआर जो भी बिहार के एलिजिबल वोटर्स हैं उसमें से किसी एक का नाम कटने नहीं जा रहा है। बावजूद उसके ये लोग इसको मुद्दा बनाकर, अंतिम सत्र है, बिहार सरकार कई महत्वपूर्ण बिल को सदन में पेश करने वाली है और उसे रोकने के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं। और इस तरह के करने से कुछ होने नहीं जा रहा है। जनता जान चुकी है कि एसआईआर प्रक्रिया से किसी का कुछ होने नहीं जा रहा है। जो वैध वोटर्स हैं उनका कुछ नहीं होगा और जो अवैध है, मैं बता दूं बिहार में इन्फ्लेशन 9.5% वोटर इन्फ्लेशन, और ये साइंटिफिक डेटा है। जो डेटा भारत सरकार द्वारा रिलीज किया गया है उसी डेटा के आधार पर कैलकुलेट किया गया है कि 9.5% ऐसे वोटर्स हैं जो इन्फ्लेटेड हैं, या तो डेड हो चुके हैं या माइग्रेट हो चुके हैं या डुप्लीकेट। तो क्या अगर उन्हें अलग किया जा रहा है, उनकी संख्या कम की जा रही है, उसको सटीक बनाया जा रहा है, इससे विपक्ष को क्या आपत्ति होनी चाहिए? विपक्ष को साथ देना चाहिए। और मैं तो जानता हूं और मैं बता रहा हूं आपके माध्यम से पूरे देश को कि विपक्ष ने अपना बीएलओ बहाल कर रखा है, बीएलए। और वो बीएलए वोटर, ये बिहार पहला स्टेट है जिसमें हर बूथ पे 1200 से कम वोटर्स हैं। इसको भी किया गया है, इलेक्शन कमीशन लगातार इस पे काम कर रही है। तो क्या इनका एक बीएलए 1200 वोटर्स को हेल्प नहीं कर पा रहा है, उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है? और अगर नहीं कर पा रहा है तो ये उनकी संगठन की कमजोरी है। वो कहीं ना कहीं जमीन पर है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बिहार में जो प्रदर्शन चल रहा है, अगर बयान पीसीआर हमें सुना पाए तो 1-2 बयान सुना दीजिए ताकि रिएक्शंस ले लो। शिवानंद जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात को रखिएगा।
सर देखिए, बिहार मैं बहुत प्राउड हूँ बिहार के लिए। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, कितने बड़े बड़े लोग उधर, बनाना का है, मकवाना है, कितने बड़े बड़े उद्योग धंधे उधर था। ये नीतीश कुमार जी, बीजेपी के चक्कर में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 11 साल में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के बारे में 1 रुपए नहीं दिए। सिर्फ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इतना ही बोला, सिर्फ कागज पे। बिहार के बारे में नरेंद्र मोदी जी का दुजाभाव है। दूसरी बात, मेरे पास जो जानकारी आया है, जो अभी उपराष्ट्रपति रिजाइन दिया है, वहां पे नीतीश कुमार जी वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती जो है एनडीए करेगी, क्योंकि चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जा रहा है। हरिवंश नारायण सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, कई उपराष्ट्रपति पद का, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि एनडीए ये गलती करेगी। सर सुनिए, हत्या, अपहरण, फिरौती बड़े मायने में चल रहे, कंट्रोल के बाहर जाए, लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, शराब घोटाला बड़े मायने पे है। सिर्फ आईएएस, आज पटना का एसपी को 3 बार बदला गया। क्यों बदला गया? पैसे का बहुत मायने में बीजेपी और जेडीयू बड़े मायने में। ठीक है किशोर कुणाल जी, जवाब दीजिए, समय की कमी है। किशोर कुणाल जी। शिवानंद साहब के पास ना फैक्ट है ना फिगर है। ये होमवर्क करते नहीं है, आ जाते हैं और सब लोगों का समय कहीं कहीं बेकार जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने एक मजबूत आधार रखा है बिहार के विकास का। बिजली दिया, सड़क दिया, लॉ एंड ऑर्डर दिया, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आने वाला है, यानी अगला जो। लेकिन किशोर कुणाल जी, एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि क्या 20 साल में जो इंडस्ट्रियल की जो बात आप कह रहे हैं, सूरत में बिहार का आदमी जा रहा है, वहां पर साड़ी में वो काम कर रहा है, वहां के कपड़ा की मिलों में वो काम कर रहा है, वो काम बिहार में नहीं हो सकता था क्या 20 साल में? उत्तर प्रदेश का आदमी बिहार में आके शिक्षक का नौकरी नहीं कर रहा है क्या? मध्य प्रदेश का आदमी बिहार में आकर शिक्षक का नौकरी नहीं कर रहा है क्या? इंडस्ट्री की बात करूं, क्या बिहार की इंडस्ट्री में बिहार के बाहर के लोग नहीं आकर काम कर रहे हैं? देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन का फेज है। लोग जाएंगे, यहाँ से वहां जाएंगे, वहां के लोग यहाँ आएंगे। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि लगातार बिहार में इंडस्ट्री बन रहे हैं, और जिसका आप देख सकते हैं, जैसे मैं पूजा जी को बता दूं, ठीक है आप यूपी से हैं, यूपी इंडस्ट्रियल स्टेट हमेशा से रहा है, लेकिन बिहार जिस प्रकार से बंटवारा झेला, बाद के दिनों में जंगल राज का दौर रहा लगातार कई वर्षों तक, तो लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक बड़ा इशू था बिहार के लिए, जिसको आपने देखा होगा। रोड, सड़क, बिजली के मामले में बिहार ने क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए एक मजबूत आधार दिया है। और आज के दिनों में देखेंगे तो लगातार नई नई फैक्ट्रियां, नई नई इंडस्ट्री बिहार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत गांव गांव में छोटे छोटे कारखाने बन रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी जो हैं वो हाथों पर काली पट्टी बंधवा रहे हैं विरोध प्रदर्शन में। किशोर कुणाल जी, आप इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में जो इंडस्ट्री है वो आ रही है, 10 बड़े नाम बता दीजिए, कौन कौन सी इंडस्ट्री आई है आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। आप देखिए, सीमेंट में अंबुजा सीमेंट का फैक्ट्री लग गया, वरुण बिवरेज का चल रहा है, अभी हल्दीराम का फैक्ट्री लग रहा है। सुधा से हम लोग पूरे विश्व में सप्लाई कर रहे हैं। सुधा का जो मिठाई है वो पूरे विश्व में जा रहा है। तो आप अगर 10 कर रहे हैं तो हम 20 गिना सकता। इथेनॉल फैक्ट्री लग गए हैं करीब करीब 17, जिसमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 94,000 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ है पिछले इनक्लेव में, जब बाहर से लोग इंडस्ट्रियां आई। लेकिन फिर भी पलायन जारी है, इस बात से इनकार नहीं करेंगे ना। मैं आपको उदाहरण दे रहा था ना कि क्या झारखंड, राजस्थान में पलायन नहीं है? पलायन एक नेचर ऑफ जॉब है। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है किशोर कुणाल जी, समय की कमी है। आलोक वत्स जी, शिवानंद जी, पूजा मिश्रा जी और रुद्र प्रताप जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन संसद के बाहर की ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि विपक्ष आज भी प्रदर्शन के मूड में है। राहुल गांधी ने भी काली पट्टी बांधी, इसके अलावा विपक्ष के तमाम सांसदों ने अपने हाथों पर काली पट्टियां बांधी हैं। बिहार विधानसभा की भी तस्वीर कमोबेश ऐसी है, काले कपड़े पहनकर वहां पर विधायक जो हैं वो मुख्य द्वार पर विधानसभा के बैठ गए हैं। हंगामेदार सत्र जो है, चाहे वो संसद का हो वहां का होने वाला है, चाहे बिहार विधानसभा का है वहां का होने वाला है।